जब मून और शैडोज कंबाइन हुए थे तब वो नजारा देखने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया में केवल नाइफ और मून ही बचे हुए हों, और इस वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो वो नशे में हों। ग्राइंडिंग की वो आवाजें ऑडियंस के कानों में गूंजती जा रही थीं। जितनी बार भी नाइफ उस स्टोन के अक्रॉस स्क्रैप होता था, उतनी बार मूनलाइट ऊपर आसमान से और भी कहीं ज्यादा ब्राइटनेस के साथ उस नाइफ से आकर जुड़ जाती थी। डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क, वो अजीब सा सीन फेड होना शुरू हो गया था और वो नाइफ शार्प हो गया था। अब वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए और कोई भी नाइफ लाइट नहीं रह गई थी। किसी गहरे अंधेरे के जैसे वहां पर पूरी तरह से काला पड़ा हुआ था। उसी समय पर ब्लैक मून किंग उस नाइफ को वेट स्टोन से अलग कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस नाइफ को शार्प करने का काम खत्म हो गया है। और रही बात माउंटेन पर मौजूद वाटर वेव्स की, तो वो और ज्यादा से ज्यादा छोटी होती हुई वहां से गायब हो गई थी और वो माउंटेन अपने येलो कलर में वापस लौट आया था। क्या इसने उसे ग्राइंड करना बंद कर दिया है? वीर को इस बारे में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और इसीलिए वो मन ही मन सोचता है। अभी वीर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी ब्लैक मून किंग नाइफ के साथ नीचे माउंटेन पर चलना शुरू कर देता है। चलते हुए वो उन पवेलियंस के सामने चला जाता है जहां से वीर सब कुछ देख रहा था। वीर अपने आसपास मौजूद किंग्स को नर्वस होता हुआ महसूस कर रहा था। हो सकता है कि वो किसी तरह की एक्साइटमेंट हो, पर जो भी था, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मूनव्हील, क्या तुम इस नाइफ की स्पिरिट को ओपन कर सकते हो? ब्लैक मून किंग अपने दोनों हाथों में नाइफ को पकड़कर सिंसियरली मूनव्हील किंग के सामने बाव डाउन करता है। अगर मैं इस नाइफ की स्पिरिट को ओपन कर पाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अपनी जगह से नीचे खड़े होते हुए मूनव्हील किंग कहता है। उसके बाद मूनव्हील किंग पवेलियन से एग्जिट करके ब्लैक मून किंग के साथ जाने लगता है। उसके बाद वो बहुत ही केयरफुली उस नाइफ को ब्लैक मून किंग से एक्सेप्ट कर लेता है। रेबेका और विशिका अपने अपने पिता को नैरो मून ब्लेड की स्पिरिट को ओपन करने के लिए जाता हुआ देखते हैं। वो दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी के दूसरे किंग्स डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। इसे ओपन करने के लिए प्लीज अपनी मून व्हील पावर्स का इस्तेमाल करो। ब्लैक मून किंग उस नाइफ को मून व्हील किंग को पकड़ाता है और अपनी आवाज में गहरी सीरियसनेस के साथ कहता है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया था और वीर को इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है, और इसीलिए वो बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखता रहता है। ब्लैक मून किंग की बात सुनकर मून व्हील किंग अपनी गर्दन हिलाता है और उस ब्लेड को अपने हाथों में ले लेता है। देखते ही देखते उसकी बॉडी मूनलाइट के साथ ग्लो होना शुरू हो जाती है। ब्लैक मून किंग फिर वापस पवेलियन पर गिर जाता है। वीर मून व्हील किंग की तरफ देखता है। उसने सुना था कि मून व्हील किंग ईशा के जितना ही स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में वीर को उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। और जब वीर ने उससे बात की थी तब वो वीर को कहीं से भी रिमार्केबल नजर नहीं आया था। वो केवल किसी एवरेज अधेड़ उम्र के आदमी के जैसा था, लेकिन अब उसने अपने हाथ में वो प्रेस्टिजियस नाइफ पकड़ा हुआ था, जहां उसे उस नाइफ की पावर को खोजकर निकालने का काम सौंपा गया था। वो इस समय रेडियंट मूनलाइट के एलिगेंस में कवर्ड था। वो इस समय किसी एंजल के जैसा था जो अभी अभी आसमान से आया हुआ हो और धूल का हल्का सा भी अंश उसे छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। वो मूनलाइट फिर उस ब्लैक वेपन में फ्लोट हो जाती है और बहुत ही जल्द उसकी बॉडी लिट हो जाती है। हालांकि ये बात और थी कि वो काफी ज्यादा शाइन नहीं कर रही थी, क्योंकि वो केवल मूनलाइट थी। वहां पर आग का कोई साइन नहीं था,
पर फिर भी वो जेंटल महसूस हो रही थी, काफी ज्यादा खामोश और गर्म। और फिर हर किसी का नाइफ बज होना शुरू हो जाता है। सारे के सारे नाइव्स अपने अपने मयान से बाहर निकल कर आना चाहते थे। वीर अपने पास मौजूद गोस टीथ नाइफ की तरफ देखता है। हालांकि उसमें से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो देखने में प्रतिकूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे अपने ही जैसे कोई पसंद नहीं आ रहा है। वो मूनलाइट फिर और ज्यादा से ज्यादा ठंडी होनी शुरू हो जाती है और नैरो मून के सभी नाइव्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो सब के सब वाकई में एक नए किंग के जन्म का स्वागत कर रहे हों। पर वीर के इंटरेस्ट का सबसे बड़ा पॉइंट किंग क्लास वेपन पर नहीं था। वो पूरी तरह से उस पावर के बारे में था जो मून व्हील किंग ने उसमें इंसर्ट किया था। ईशा के ऑपोजिट मून व्हील किंग की पावर प्योर थी। मून व्हील किंग की पावर सॉफ्ट थी। वो कहीं से भी खतरनाक नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए उसे इग्नोर करना आसान होगा। लेकिन वीर उस पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा अलर्ट महसूस कर रहा था। लेकिन वीर का फोकस मून व्हील किंग की पावर पर केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्ट्रांग था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पावर उसे मून की याद दिला रही थी, वो जीन आर्ट जो ईशा ने उसे दी थी। मून एक सॉफ्टर जीन आर्ट थी। लाइट को क्रिएट करने के लिए एक बीइंग प्योर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब ईशा ने वीर को मून जीन आर्ट दी थी तब उसने वीर को यह नहीं दिखाया था कि उसे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वीर का मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद मून के साथ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। और चलो एक टाइम के लिए यह मान भी लिया जाए कि उसे पता है कि मून को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तब भी वो उसे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ईशा की पावर बहुत ही ज्यादा बेरहम थी। उसमें सॉफ्ट निपुणता की कमी थी जो मून जीन आर्ट में जरूरी होती है। मून जैसी एक जीन आर्ट में जेंटल टच की जरूरत होती है और इसीलिए ईशा उसे सीख नहीं सकती थी। जब से ईशा ने वीर को वो मून जीन आर्ट दी थी तब से वीर यही सोच रहा था कि आखिर ईशा क्यों चाहती है कि वीर उसे सीखे। आफ्टर ऑल वीर ने आज तक ईशा को अपनी जेंटल पावर नहीं दिखाई थी और ईशा ने खुद भी उसमें महारत हासिल नहीं की थी। पर उसके बावजूद ईशा ने वीर को मून जीन आर्ट सीखने के लिए दिया है। इस बारे में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद फाइनली वीर को उसके पीछे की वजह समझ में आ गई थी। ईशा को अभी भी वीर पर शक है। रेड मिस्ट वैली में हुई बैटल्स में अपने टैलेंट को दिखाने के बाद भी ईशा का वीर पर से शक गया नहीं था। ऐसे में हो सकता है कि मून जीन आर्ट वीर के लिए एक और टेस्ट ही हो। वीर चीजों को ईशा के नजरिए से सोचने की कोशिश करता है और ऐसा करके वीर के लिए सब कुछ समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर वीर टीथ नाइफ के साथ बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लेकिन नई जीन आर्ट के दूसरे ब्रांड के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब ईशा के लिए उस पर शक करने के लिए बहुत वजह हो जाएगी। जाहिर सी बात है वीर एक्चुअल में इस बात के लिए कंफर्म नहीं हो सकता था कि वो जो सोच रहा है ईशा के दिमाग में एक्चुअल में वही चल रहा है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद वीर एक्सपोज्ड होने से अवॉइड करने के लिए उसे लगातार प्रैक्टिस करता जा रहा था और अब मून व्हील किंग की पावर वीर को और कहीं ज्यादा जेंटल पावर्स के बारे में समझ पाना अलाउ कर रही थी। हालांकि ये बात और थी कि वीर डायरेक्टली उस पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था जो मून व्हील किंग इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो उसे महसूस कर पा रहा होता तो फिर वीर और भी कहीं ज्यादा सीखने में कामयाब हो जाता और फिर बूम। अभी वीर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे आसमान में एक मून अपीयर होता हुआ नजर आता है। वो मूनलाइट फिर उस वेपन के अक्रॉस इकट्ठा हो जाती है जिसे मून व्हील किंग ने पकड़ा हुआ था। मून व्हील किंग फिर ऊपर आसमान की तरफ स्लैश होता है।
वो कर्व देखने में एक एक्चुअल मून के जैसा नजर आ रहा था जो हवा के थ्रू स्लाइस हो रहा था। और फिर वो मून बिना हिले डुले ऊपर आसमान में नजर आने लगता है। हर किसी के नाइव्स फिर अपने अपने मयानों में से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब वो खुद पर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इससे जरूर ही काम बन जाएगा। मून व्हील किंग फिर अपनी लाइट अलग कर देता है और नैरो मून नाइफ को वापस ब्लैक मून किंग को दे देता है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। ब्लेड की स्पिरिट को अनलॉक करने के लिए तुम्हारी मून व्हील पावर की असिस्टेंस के बिना यह इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। ब्लैक मून किंग इस समय बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और मून व्हील किंग से उस नाइफ को एक्सेप्ट करते हुए वो अपने चेहरे पर खुशी के साथ कहता है। वीर इस समय उस नाइफ लाइट की तरफ देख रहा था जो किसी मून के जैसे ऊपर आसमान में लटकी हुई थी। समय के साथ साथ फेड होने के बजाय वो बस अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही थी और किसी जेन्युइन मून के जैसी लटकी हुई थी। यह तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो नाइट लाइफ अभी तक फेड नहीं हुई है। अगर मून व्हील किंग जबरदस्ती उसे नहीं हटाता है तो मैं श्योर नहीं हूं कि वो कितनी देर तक ऐसे ही टिकेगा। क्या ये वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा? वीर मन ही मन सोचता है। इस तरह की जेंटल पावर ने उसे सरप्राइज कर दिया था। टीथ नाइफ की पावर्स चीजों को तोड़ सकती थी, लेकिन वो रॉ स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल थी। वो अपने ओपोनेंट्स को तेज फोर्स के थ्रू कंज्यूम कर लेती है, लेकिन मून व्हील किंग की नाइट लाइफ इस तरह की नहीं थी। वो पावर इकट्ठा होकर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा अफेक्ट नहीं हुई थी, वो फेड नहीं हुई थी। और ये सोचना भर भी बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना था। एक लड़ाई में अगर एक स्ट्राइक अपने टारगेट को हिट नहीं करती है तो फिर पावर गायब हो जाती है। लेकिन मून व्हील किंग की नाइट लाइफ बिल्कुल भी नहीं गई थी। वो अभी भी किसी टाइम बॉम्ब के जैसे वहीं की वहीं पर ही थी। अगर मून व्हील किंग अभी भी उसे कंट्रोल कर सकता है तो ये और भी कहीं ज्यादा खतरनाक बात होगी। ये काफी हद तक वीर के सेविंग मनी से मिलता जुलता था, लेकिन बिना टाइम लिमिटेशन के। पर चाहे जो भी हो, ये वीर के हिसाब से काफी ज्यादा मायने रखता था और यही वजह थी कि वो थोड़ा समय निकालकर मून व्हील किंग की नाइट लाइफ के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। हाँ, वो नाइट लाइफ अभी भी आसमान में थी, लेकिन वीर के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जिससे वो उसके करीब पहुंच सके।